अस्तित्ववाद एग्जिस्टेंशलिज्म एक ऐसा दर्शन है जिसके प्रणेता सोरेन कीरकेगार्ड और फ्रेडरिक नीत्शे माने जाते हैं। इसका मुख्य सिद्धांत है कि अस्तित्व एग्जिस्टेंस सार एसेंस से पूर्व है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य पहले जन्म लेता है और उसके बाद अपने कर्मों व चुनावों से अपना स्वरूप और अर्थ स्वयं निर्मित करता है। इस विचारधारा में स्वतंत्रता, व्यक्तिगत चुनाव और उत्तरदायित्व को प्रधानता दी गई है, जहां जीन पाल सार्त्र का तर्क है कि मनुष्य अपनी पहचान के लिए स्वयं उत्तरदायी है। सिमोन द बोवार ने जेंडर को एक सामाजिक निर्माण बताया। स्त्रियां पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। और अल्बर्ट कामू ने जीवन की निरर्थकता एब्सर्डिज्म के बीच जीने के साहस पर बल दिया है। इसके विपरीत संरचनावाद स्ट्रक्चरलिज्म का उदय 1960 के दशक में अस्तित्ववाद की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ, जिसका आधार फर्डिनेंड दी सॉस्यूर का भाषाई मोड़ है। इसका मूल दर्शन ये है कि व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, बल्कि वो समाज, भाषा और सत्ता जैसी अदृश्य संरचनाओं के अधीन है। प्रमुख संरचनावादियों में क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस ने संस्कृतियों की सार्वभौमिक संरचनाओं का अध्ययन किया। लुई अल्थुसर ने वैचारिक राज्य उपकरण ISA के माध्यम से बताया कि कैसे व्यवस्था हमें नियंत्रित करती है, और मिशेल फूको ने ज्ञान एवं सत्ता के बीच के संरचनात्मक संबंधों को उजागर किया। निष्कर्षतः अस्तित्ववाद जहां व्यक्तिनिष्ठ सब्जेक्टिव है और व्यक्ति को केंद्र में रखता है, वहीं संरचनावाद वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव है और व्यवस्था या ढांचे को प्रधानता देता है। उत्तर संरचनावाद का प्रादुर्भाव 1960 और 70 के दशक में फ्रांस में संरचनावाद की सीमाओं को चुनौती देने हेतु हुआ, जिसकी औपचारिक शुरुआत 1966 में जैक्स डेरिडा के व्याख्यान स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले से मानी जाती है। इसका मूल दर्शन ये है कि कोई भी संरचना या व्यवस्था स्ट्रक्चर स्थायी या वैज्ञानिक नहीं होती, बल्कि अर्थ हमेशा संदर्भों और सत्ता के समीकरणों के अनुसार बदलते रहते हैं। जैक्स डेरिडा ने डिफरेंस की अवधारणा दी, जिसका अर्थ है कि भाषा में किसी भी शब्द का अर्थ कभी स्थिर नहीं होता, वो हमेशा दूसरे शब्दों पर निर्भर करता है और आगे सरकता डेफर रहता है। उनकी प्रसिद्ध कृति ऑफ ग्रामटोलॉजी 1967 विखंडन डीकंस्ट्रक्शन के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ किसी पाठ को नष्ट करना नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे अंतर्विरोधों और द्वैत विरोधों जैसे पुरुष स्त्री सत्य असत्य के कृत्रिम पदानुक्रम को उजागर करना है। राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर मिशेल फूको ने विमर्श डिस्कोर्स और सत्ता के अंतर संबंधों को स्पष्ट किया, जिसका अर्थ है कि समाज की भाषा और संस्थाएं जैसे स्कूल, अस्पताल, जेल ही ये तय करती है कि क्या सामान्य है। फूको का प्रसिद्ध सूत्र ज्ञान ही शक्ति है, पावर नॉलेज रिलेशनशिप, ये दर्शाता है कि कोई भी ज्ञान निष्पक्ष नहीं होता। सत्ता ही ये निर्धारित करती है कि किसे सत्य माना जाएगा, जिसे वे सत्य के तंत्र रेजीम ऑफ ट्रूथ कहते हैं। निष्कर्षतः उत्तर संरचनावाद के अनुसार सत्ता सूक्ष्म और सर्वव्यापी है, जो हमारे ज्ञान और विमर्श के माध्यम से हमें नियंत्रित करती है। जैक्स डेरिडा का विखंडन डीकंस्ट्रक्शन सिद्धांत वैचारिक ढांचों को गहराई से समझने की प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने द्वैत विरोधों के पदानुक्रम को चुनौती दी, जिसका अर्थ है कि समाज द्वारा निर्मित जोड़े जैसे पुरुष स्त्री या केंद्र परिधि प्राकृतिक नहीं बल्कि सत्ता द्वारा बनाए गए हैं, जहां एक पक्ष को दूसरे पर वरीयता दी जाती है। उन्होंने लोगोस केंद्रवाद का विरोध किया, जिसका अर्थ है कि किसी एक विचार या शब्द को परम सत्य मानना बौद्धिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। उनके अनुसार कानून एक लिखित और स्थिर ढांचा है, जबकि न्याय जस्टिस एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया टू कम है, जो कभी समाप्त नहीं होती। दूसरी ओर मिशेल फूको ने सत्ता की सूक्ष्म राजनीति माइक्रोपॉलिटिक्स को उजागर किया, जिसका अर्थ है कि सत्ता केवल सरकार में नहीं बल्कि समाज के हर संबंध
और संस्थान में सर्वव्यापी है। उन्होंने ज्ञान सत्ता के अंतर संबंध को स्पष्ट किया, जिसका अर्थ है कि ज्ञान वो माध्यम है जिससे सत्ता अपनी वैधता प्राप्त करती है और शासन करती है। इसके लिए उन्होंने पुरातत्व आर्कियोलॉजी पद्धति का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है इतिहास के उन नियमों की खोज करना जो किसी कालखंड में सत्य को निर्धारित करते हैं। फूको के अनुसार आधुनिक समाज अनुशासन के 3 स्तंभों निरीक्षण, निरंतर निगरानी, मानकीकरण, सामान्य मानकों से अलग होने पर दंड और परीक्षण, दस्तावेजीकरण पर टिका है। इसका चरमोत्कर्ष पैम्पटिकॉन की अवधारणा में दिखता है, जिसका अर्थ है एक ऐसी निगरानी प्रणाली जहां व्यक्ति इस भय से कि उसे देखा जा रहा है, स्वयं का अनुशासन सेल्फ सर्वेलेंस करने लगता है। वर्तमान में इसे सीसीटीवी और डिजिटल डेटा निगरानी के रूप में देखा जा सकता है। डेल्यूज और गुआटारी ने सत्ता और ज्ञान के पारंपरिक ढांचे को चुनौती देने के लिए राइजोम की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसका सरल अर्थ है कि ज्ञान या शक्ति किसी पेड़ की तरह एक तने से नहीं निकलती, बल्कि अदरक या घास की जड़ों की तरह हर दिशा में फैली होती है, जिसका कोई एक मालिक या केंद्र नहीं होता। इसे असेंबलाज के माध्यम से समझा जा सकता है, जिसका अर्थ है कि हमारा जीवन केवल एक चीज से नहीं बल्कि तकनीक, कानून और हमारी भावनाओं के एक मिले जुले जाल नेटवर्क से संचालित होता है, जहां सत्ता सूक्ष्म राजनीति के जरिए हमारे डेटा और डिजिटल व्यवहार पर नजर रखती है। नारीवादी विचारक जूडिथ बटलर ने परफॉर्मेटिविटी का क्रांतिकारी सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ यह है कि स्त्री या पुरुष होना कोई प्राकृतिक या जैविक गुण नहीं है जिसे हम जन्म से लेकर आते हैं, बल्कि ये एक ऐसा अभिनय है जिसे हम समाज के दबाव में बार बार दोहराते हैं, जैसे कपड़े पहनना या बात करना, और इसी दोहराव से हमारी पहचान असली लगने लगती है। जैक रैंसियर ने राजनीति की एक नई परिभाषा दी, जिसमें उन्होंने पुलिस शब्द का प्रयोग उस व्यवस्था के लिए किया जो समाज में सबको अपनी जगह पर चुपचाप रहने के लिए मजबूर करती है, यथास्थिति। जबकि उनके अनुसार वास्तविक राजनीति तभी शुरू होती है जब हम इस व्यवस्था से असहमत डिसेंसस होते हैं और वे लोग जिन्हें समाज कुछ नहीं समझता उठकर अपना हक मांगते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। निष्कर्षतः इन विचारकों के अनुसार सत्ता अब केवल संसद या कानून में नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में एक जाल की तरह बिछी हुई है, और राजनीति का असली अर्थ इस अदृश्य नियंत्रण को पहचान कर अपनी स्वतंत्र पहचान और आवाज को दृश्यमान बनाना है। जाफ्रांसवा लियोटार्ड ने उत्तराधुनिकता को महान आख्यानों ग्रैंड नैरेटिव्स के प्रति अविश्वास के रूप में परिभाषित किया है। इसका सरल अर्थ ये है कि अब मार्क्सवाद, उदारवाद या धर्म जैसे किसी एक बड़े विचार के माध्यम से पूरी दुनिया को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि ये सभी विचारधाराएं अधूरे सत्य पर टिकी है। लियोटार्ड के अनुसार ज्ञान अब भाषा खेल लैंग्वेज गेम्स की तरह है, जिसका अर्थ है कि हर क्षेत्र जैसे विज्ञान, कला या स्थानीय संस्कृति के अपने नियम होते हैं और किसी एक क्षेत्र का नियम दूसरे पर थोपा नहीं जा सकता। इसी संदर्भ में उन्होंने अंतर द डिफरेंट की अवधारणा दी, जिसका अर्थ है कि जब दो अलग अलग समूहों के बीच कोई साझा भाषा या नियम नहीं होते तो कमजोर पक्ष को न्याय मिलना असंभव हो जाता है। जूलिया क्रिस्टेवा ने अंतरपाठ्यता इंटरटेक्सुअलिटी का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है कि कोई भी विचार या पुस्तक मौलिक नहीं होती, बल्कि वो पहले से मौजूद हजारों लेखों और विचारों का एक मिला-जुला मोज़ेक या संकलन होती है। उन्होंने भाषा को 2 स्तरों सेमियोटिक शिशु की तरह भावनात्मक और शारीरिक अभिव्यक्ति और प्रतीकात्मक तार्किक और व्याकरणिक में विभाजित कर ये समझाया कि भाषा केवल सूचना देने का साधन नहीं, बल्कि भावनाओं और बदलाव का माध्यम है। प्रसिद्ध विचारक गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने सबल्टन की अवधारणा को केंद्र में रखा, जिसका अर्थ
समाज का वह सबसे निचला और वंचित वर्ग है जिसकी अपनी कोई आवाज नहीं होती। उन्होंने अपना प्रसिद्ध प्रश्न उठाया, क्या हाशिए का व्यक्ति स्वयं बोल सकता है? जिसका अर्थ ये है कि अक्सर बुद्धिजीवी और नेता इन वंचितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा तो करते हैं, लेकिन असल में वे उनकी मूल आवाज को हाईजैक कर लेते हैं, जिससे उनकी असली समस्याएं कभी सामने नहीं आ पाती। निष्कर्षतः लियोटार्ड हमें एक सत्य के भ्रम से बचाते हैं, क्रिस्टेवा हमें विचारों की परस्पर निर्भरता समझाती है, और स्पिवाक हमें प्रतिनिधित्व की राजनीति के प्रति सचेत करती है कि समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति की आवाज को बिना मिलावट के सुनना कितना आवश्यक है। रोला बार्थ के अनुसार आधुनिक समाज में मिथक वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विज्ञापन और लोकप्रिय संस्कृति किसी विशिष्ट विचारधारा को इतना प्राकृतिक, नेचुरल बना देते हैं कि जनता उस पर तर्क करना छोड़ देती है, जैसे किसी व्यावसायिक उत्पाद को देशभक्ति से जोड़ देना ताकि उसके पीछे का आर्थिक लाभ छिप जाए। इसी प्रकार एडवर्ड सईद ने अपनी ऐतिहासिक पुस्तक ओरिएंटलिज्म में ये स्पष्ट किया कि पश्चिम ने अपनी लेखनी और विमर्श के माध्यम से पूर्व के देशों, एशिया और अरब को जानबूझकर असभ्य और पिछड़ा चित्रित किया ताकि उनके संसाधनों पर कब्जे और औपनिवेशिक शासन को दुनिया के सामने सही ठहराया जा सके। हालांकि इस दर्शन की व्यापक आलोचना भी हुई है। नैतिक स्तर पर यह माना जाता है कि यदि सत्य और न्याय केवल व्यक्तिगत नजरिए, सापेक्षवाद पर आधारित है, तो हम किसी भी बड़े अन्याय को पूरी दुनिया के लिए गलत नहीं कह पाएंगे। जैसा कि नैन्सी फ्रेजर का तर्क है कि यह सिद्धांत केवल कमियां निकालता है पर क्या सही होना चाहिए, नॉर्मेटिव डायरेक्शन, इसकी कोई दिशा नहीं देता। अकादमिक जगत में नोआम चॉम्स्की ने इसे केवल एक जटिल बौद्धिक फैशन करार दिया जो कठिन शब्दों के जाल में साधारण सत्य को उलझाता है, जबकि एलन सोकाल ने सोकाल होक्स के माध्यम से ये सिद्ध किया कि इस क्षेत्र की पत्रिकाएं बिना किसी वैज्ञानिक आधार के भी अर्थहीन लेखों को केवल भारी भरकम शब्दावली के कारण छाप देती है। अंततः टेरी ईगल्टन जैसे मार्क्सवादी विचारकों का मानना है कि उत्तर संरचनावाद भाषा और विखंडन के खेल में इतना खो गया है कि उसने भौतिक सत्य जैसे गरीबी, वर्ग संघर्ष और आर्थिक शोषण की पूरी तरह उपेक्षा कर दी है, जिसका अर्थ है कि केवल शब्दों को बदलने या विमर्श बदलने से समाज की वास्तविक आर्थिक विषमता जैसी कठोर समस्याएं हल नहीं होती।